नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्जाम ओवरलोड में। आज के सेशन के अंतर्गत हमने जो सीरीज चलाई है, जिसके अंतर्गत हम आपको सीटेट जनवरी 2023 में जो पेपर हुआ था उसके पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। जिसके अंतर्गत आज हम आपको 24 जनवरी 2023 को जो पेपर हुआ था उसके मैथ के 30 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सेशन को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि बिहार शिक्षक बहाली की भी अब क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, तो अगर उसको भी आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो बिना किसी देरी के चलिए सेशन शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 4.04004 प्लस 6.121 में से 2.027 और 4.450 के योगफल को घटाया जाए तो प्राप्त परिणाम। तो इसमें कह रहा है इन दोनों को जोड़ के तथा इन दोनों को जोड़ के जो घटाएंगे क्या प्राप्त होगा। तो चलिए देखते हैं। 4.004 और 6.121, इसका सम कितना है 5, 2, 1, 6, 4, 10 तथा इसका देख लेते हैं 7 आएगा, 5, 2, 7 तथा 4, 6.477 आया। तो इसको घटा देते हैं। इनका सम घटाना था, दोनों घटाएंगे। लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 7 है, 15 में 7 गए 8। तो 8 वाला ऑप्शन देख लेते हैं किस में। तो ये देख लिए 1 डिजिट में 8 एक में ही, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इससे आपका टाइम मैनेजमेंट भी बच गया। आप पूरा घटाना करना ही नहीं जब 1 डिजिट में यानी कि 8 आ रहा है तो 8 वाले में देख लीजिए। अगर सब ऑप्शन में 8 होता 1 डिजिट में तो आप सबको सॉल्व करते पूरा, लेकिन एक ही ऑप्शन है 1 डिजिट में, तो यही सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। कह रहा है कि 4 अंकों की एक संख्या 3, 4, 6, 5 में पहले और चौथे अंक को आपस में बदला गया तथा दूसरे और तीसरे अंक को आपस में बदला गया। फिर दोनों संख्याओं को जोड़ दिया गया तो योगफल कितना होगा। देखते हैं। 3, 4, 6, 5 में पहली और चौथी संख्या को बदला गया, मतलब 5, 3 इधर हो गए, 6, 4 ये हो गए। दूसरी तीसरी बदला गया तो हम देखते हैं 5, 3, 8, 6, 4, 10, 6, 4, 10, 1, 11, 5, 3, 8, 1, 9। तो 9108 आया। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है कि संख्या 25, 34, 22, 15, 30 कितने शून्य होंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको प्राइम फैक्टराइज पहले कर लेना है। 5 गुणे 5 हो गया, गुणे 17 गुणे 2 हो गया, गुणे 22 है तो 2 गुणे 11 हो गया, और 15 है तो 5 गुणे 3 तथा 30 को क्या हो जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5। तब हमको शून्य अगर देखना होगा किसी संख्या में कितने शून्य होंगे गुणा में, तो हमें क्या करना होगा 5 और 2 का गुणा ही तो 0 लाता है कि और कोई संख्या लाती है। तो 5 और 2 का गुणा ही 0 लाएगा इसमें। तो 5 और 2 के जोड़े चलिए बनाते हैं। 1, 5 ये हो गया, 1, 2 ये हो गया, एक जोड़ा बन गया। 1, 5 ये हो गया, एक जोड़ा ये, 1, 2 ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया तथा एक जोड़ा ये हो गया। तो 3 जोड़े बने तो कितने शून्य होंगे अंत में 3 शून्य होंगे। तो चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यही ट्रिक आपको लगानी है। देख लीजिए 25 को 5 गुणे 5, 17, 2, 11, 2, 5, 3 और 2, 3, 5 लिखा। शून्यों की संख्या 2 और 5 में शून्यों की संख्या कितनी थी, 2 गुणे 5 कितनी बार बन रहे थे, 3 बार बन रहे। तो शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी 3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य अवकाश के समय राधा की 4 सखियों ने देखा कि वह कोई चपातियाँ नहीं लाई है, इसलिए उसकी 3 सखियों में से प्रत्येक ने उसे 1 1/4 चपाती दी और शेष सखी ने आधी चपाती उसे दी। उसके पास कितनी चपाती हो गई। तो चलिए देखते हैं उसके पास कितनी चपाती हो गई। 3 सखियों ने कितनी दी, 1/4 दी। 1/4 प्लस 1 4 प्लस 1 4, तो ये कितना हो गया 3/4 हो गया। और शेष सखी ने आधी चपाती दी। अब 3/4 प्लस 1/2, जो चौथी सखी थी वह आधी चपाती दे दी। इसको हम बराबर कर लेते हैं, डिनोमिनेटर 2 से गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 प्लस 2/4। तो 3/4 प्लस 2/4 कितना हो जाएगा 5/4 हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन देखते हैं 5/4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 5। एक अध्यापिका ने अपनी कक्षा को विद्यार्थियों को 1 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या, 3 अंकों की एक संख्या, 4 अंकों की एक संख्या और 5 अंकों की एक संख्या को जोड़ने के लिए कहा। उसने उन्हें यह भी कहा कि उपयुक्त संख्या में केवल अंक 1 का ही प्रयोग करना। मतलब उसको क्या जोड़ना था, 1 प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 प्लस 1 1 1 1 1। तो इसका उत्तर मैं आपको ट्रिक से ही बता देता हूँ। अगर 1 की इतनी संख्या जोड़नी कहेंगे तो जितनी संख्या सबसे बड़ी होगी, जैसे 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है तो 5 लास्ट में आके और बाकी सब वही 1 2 3 4 5 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। घटते हुए क्रम में संख्या देखनी है हमें। चलिए देखते हैं। 443 है, 434, 424, 419, 408, 401, बिल्कुल ये तो है। देख लेते हैं दूसरी। 443, 434, 419,
नहीं, ये नहीं होगी। 401, 408 ये भी नहीं होगी। 434, 419, 424 ये भी नहीं होगी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है, क्योंकि यही घटते क्रम में सब लिखी गई हैं। सबसे छोटी ये है, सबसे बड़ी ये है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? एक आयत में कितनी सममित रेखाएं होती हैं? चलिए देखते हैं। एक सममित रेखा ये होती है, एक सममित रेखा है। तो 2, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है कि एक घन के एक फलक का परिमाप 40 सेंटीमीटर है। इसके सभी किनारों की लंबाइयों का योगफल कितना होगा? तो जो एक फलक होता है, एक अगर घन का एक फलक क्या होता है जानते हैं आप? एक घन का एक फलक जो होता है वह स्क्वायर होता है। इसको फिर से मैं बना देता हूँ। एक घन का एक फलक जो होता है वह एक स्क्वायर होता है। तो स्क्वायर का परिमाप कितना होता है? 4a। घन के कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो जो घन होता है वह 6 फलक होता है। तो इसको क्या हम कह सकते हैं कि घन जो होता है वह 6 स्क्वायर से मिलकर बना होता है। तो स्क्वायर का परिमाप कितना होता है? 4a। 4a बराबर 40 दिया गया है। a बराबर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। अब सभी किनारों की लंबाई का योगफल पूछ रहा है। अब किनारे कितने होते हैं घन में? किनारे होते हैं 12। घन में किनारे कितने होते हैं? घन 12। अब एक किनारे की लंबाई 10 हो गई, तो 12 किनारे की लंबाई कितनी हो जाएगी? 120। तो सबका योगफल कितना आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 120। जैसे इसमें लिखा है, मैंने बताया घन की फलकों की संख्या 6 होती है, किनारों की संख्या 12 होती है, तथा कोने जो मैंने नहीं बताया 8 होती है। और घन का एक फलक जो होता है वह एक वर्ग का होता है। और अगला प्रश्न है कि 3 सही 1/3 में समकोणों का मान, 3 सही 1/3 में समकोण, तो 3 त्रिक 9, 1 10/3 गुणे 90, तो 30 हो गया। 300। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। 30 गुणे 10 क्या हो जाएगा? 300। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, राहुल ने 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे और पदार्थ को 750 ml वाली माप वाली बोतलों में स्थानांतरित किया। वह ऐसी कितनी बोतलों को भर सकता है? तो उसने 25 लीटर वाली 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे। मतलब 25 का क्या हो जाएगा? 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं? 1000, तो 25,000 हो जाएगा। अब 3 खरीदे हैं तो गुणे 3, तथा एक बोतल की वो क्या है? माप 750 ml है। तो इसको भाग कर देंगे। 3 0 0 कटा, 15, 25 और 25 से 1 100। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 100 देखते हैं। हाँ, तो ऑप्शन नंबर 100। इसको मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि एक जो 25 लीटर धारिता वाले 3 द्रव डिटर्जेंट के डिब्बे खरीदे, तो एक डब्बे की क्या थी वो धारिता? 25,000 मिलीलीटर। 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होती। 3 खरीदे तो गुणे 3, मतलब 75,000 ml हो गया डिटर्जेंट। अब उसको 750 ml बोतलों में भरना है। एक बोतल में 750 ml भरना है और उसके पास टोटल 75,000 ml है। तो इसको भाग कर देंगे तो 75 कट जाए, 1 0 0, तो 100 ml तो बचा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 11 है, एक बढ़ई को 12 मीटर लंबे एक फट्टे को 10 बराबर भागों में काटना है। यदि एक बार काटने के लिए 2 मिनट 15 सेकंड का समय लगा, तो इस फट्टे को 10 समान टुकड़ों की प्राप्त करने के लिए कितना समय लगेगा? अब मैं इसमें एक ट्रिक आपको है कि इस 12 मीटर का कोई वैल्यू नहीं है और उसे इसका कोई मतलब नहीं है। इसको वैसे आपको थोड़ा सा परेशान करने के लिए दिया गया है। अब 10 बराबर भागने में क्या किया जाता है? 10 बार काटना पड़ेगा? नहीं। अगर आप किसी चीज़ को 5 भागों में करना चाहते हैं, जैसे मैं ट्रिक से बताता हूँ, 1 बार मार देंगे, 2 बार मार देंगे, 3 बार, 4 बार, तो 1 2 3 4 5 तो हो गया। तो अगर मतलब जितनी बार काटना होगा उससे एक कम ही बार काटेंगे तब उतने भाग बन जाएंगे। मतलब 5 भाग अगर हमें करने होंगे तो हमें 4 कट मारना होगा, क्योंकि ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, और हमने काटा कितनी बार? 1 2 3 4 ही बार काटा है। तो हमें 10 भागों में काटना है, तो हम काटेंगे कितना? 9 बार काटेंगे। और एक बार काटने में समय कितना लग रहा है? 2 मिनट 15 सेकंड। चलिए देखते हैं, इसको पूछा मिनट में। हाँ, तो एक बार काटने में 2 मिनट 15 सेकंड लग रहा है, तो 9 बार काटने में कितना हो जाएगा? पहले इसको हम सेकंड में कर लेते हैं। 135 सेकंड हो गया। 135 सेकंड हो गया। अब 9 से गुणा कर देंगे। 9 5 45, 4 9 त्रिक 27, 27 4 31, 3 9 9 9 3 12, 1215 सेकंड हो गया। 1215 सेकंड को अब मिनट में करते हैं। चलिए देखते हैं, 60 से भाग कर देंगे तो इसको देखते हैं। चलिए, तो 1215 सेकंड आया है। अब इसको हम देख ही सकते हैं, 1200 प्लस 15। अब 1200 सेकंड का मतलब क्या होता है? 60 से भाग कर देंगे तो मतलब 20 मिनट होता है। तो 20 मिनट 15 सेकंड इसका सही उत्तर आया। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, 20 मिनट 15 सेकंड। इसको मैं फिर से बता देता हूँ, 1215 सेकंड आया था। अब इसको 60 से भाग करेंगे। अब 60 से भाग करेंगे, देख लीजिए 15 अगर सेकंड को हम अलग कर दें, मतलब इसका क्या मतलब हो गया? 1200 सेकंड प्लस 15 सेकंड। अब 1200 सेकंड में कितने मिनट होते हैं?
60 से भाग करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 6 दूनी 12, 20 मिनट हो गया, और 15 सेकंड जो अलग बचा था उसको लिख देंगे, तो 20 मिनट 15 सेकंड। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर होगा। एक फल विक्रेता फलों को नीचे दी गई मूल्य सूची पर बेच रहा है। मैंगो को इतने पे, संतरा नारियल सेब को इतने पे। जैन ने 2 किलो आम खरीदा, 2 किलो आम खरीदा, कितने का? 200 का। 500 ग्राम संतरा खरीदा, 500 ग्राम संतरा कितने खरीदा? 160 का आधा, 80 रुपये का, 280 हो गया। 500 ग्राम सेब खरीदा, 500 ग्राम सेब खरीदे तथा 2 नारियल खरीदे। तो चलिए इसको देखते हैं। जैन ने 2 किलो आम खरीदा, 200 रुपये का आम खरीद लिया, प्लस 500 ग्राम संतरा खरीदा 80 रुपये का, प्लस 2 नारियल खरीदे, 80 रुपये का नारियल भी खरीदा, प्लस 250 पर केजी का जो सेब था उसको कितना खरीदा है? आधा किलो। तो 250 आधा कितना हो जाएगा? 125। तो इसको जोड़ लेते हैं। 280 280 80 कितना हो जाएगा? 360 360 460 460 25 485। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 485। पैटर्न इतने में पूछ रहा है कि अगली संख्या हमें ज्ञात करनी है। पैटर्न चलिए देखते हैं। 21 41 37 51 41 61। तो इसमें हाँ, इसमें ये हो रहा है कि एक संख्या छोड़ के पैटर्न बन रहा है, मतलब 2 पैटर्न इसमें है। तो ये पैटर्न यहाँ जा रहा है तथा ये दूसरा जो पैटर्न है वो ऐसे, सॉरी, पैटर्न जो है 21 से 31 यहाँ बढ़ा, 31 से 41 यहाँ बढ़ा, 41 के बाद यहाँ आएगा। और ये दूसरा वाला जो पैटर्न है 41 51 51 से 61 और 61 है, और 61 के बाद यहाँ। तो 41 51 61 और 61 के बाद यहाँ कितना आएगा? 71। तो 71 लास्ट में कितने में है? ये वाला 71, ये कट गया, और इसमें 21 31 41 51 51 71 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, देख लीजिए। 21 31 31 41 41 के बाद 51 यहाँ आएगा, और 41 51 51 61 और 61 के बाद 71 आएगा। तो 51 और 71 ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। रूपक ने कुछ बगीचों को अपने बगीचे में बोया और इन बीजों से पौधे बनने के विकास के दिनों की संख्या के अनुसार निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया है। कह रहा है कि 0 दिन में 0 लंबाई थी, 3 दिन बाद लंबाई कितनी हो गई? 1.4 हो गई, 6 दिन बाद 5.3 हो गई, 9 दिन बाद 9.5 हो गई, और 12 दिन बाद 10.3 हो गई, 15 दिन बाद 10.9 हो गई। तो पूछ रहा है कि इन 3 दिनों की अवधियों में पौधों की लंबाई वृद्धि क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम थी। तो अधिकतम अगर हम देखें तो अधिकतम हमें किस में लग रहा है? अधिकतम हो सकती है एक में, तो इसमें बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है, और एक इसमें बहुत ज़्यादा गैप लग रहा है, वो सब तो समान ही है। तो चलिए देख लेते हैं। तो 5.3 1.4 घटाएंगे, देखते हैं कितना बढ़ी। 13 में 4 गए 9, और 3.9 बढ़ी है, लेकिन इसमें कितनी बढ़ी है? लगभग 4 के बराबर। तो 6 से 9 के बीच में अधिकतम है। चलिए 6 से 9 वाले में अधिकतम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। 6 से 9 में, और 0 से 3 या 12 से 15। तो 6 से 9 में अधिकतम वाले में, तो ये 2 ऑप्शन कट गए। अब न्यूनतम 0 से 3 और 12 से 15 में देख लेते हैं। 12 से 15 में 0.6 बढ़ी है, देख लीजिए 12 से 15 में 0.6 बढ़ी है, और 0 से 3 में देख लेते हैं 1.4 बढ़ी है। तो न्यूनतम किस में है? 12 से 15 में है, और अधिकतम कितनी है? 6 से 9 में है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो गया। प्रश्न 15 है 10101 इंटू 0.001 का गुणा करना है, तो मान पूछा है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसको हम क्या कर देंगे? 10101 कर देंगे अपान कितना? 100 गुणे 1/1000। तो आ गया तो उतनी 10101, लेकिन जो वो लगेगा डेसिमल कितने पे लगेगा? 1 2 3 4 5, 5 अंक के बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ लगेगा 0.10101। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब पेडागॉजिक प्रश्न है, चलिए देखते हैं। प्रश्न है कि एक शिक्षक ने कक्षा 1 के बच्चों को कुछ वस्तुएं दी और पूछा कि कौन सी वस्तुएं लुढ़केंगी और कौन सी वस्तुएं सरकेंगी। निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त गतिविधि का उद्देश्य नहीं है? वस्तुओं को 2 समूह में वर्गीकृत करना, उन्हें लुढ़कने और सरकने की अवधारणा को समझाना, विभिन्न त्रिविम आकृतियों के गुणों के बारे में चर्चा करना, या किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखने, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। तो क्या इसमें नहीं किया जा रहा है? जी बिल्कुल वर्गीकरण किया जाता है। लुढ़कने और सरकने की स्लाइड के बारे में बता रहा है, बिल्कुल। त्रिविम के गुणों के बारे में बताया जा रहा है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी इसमें जो है वही नहीं किया जा रहा है। अब नहीं पूछा है तो नहीं का उत्तर नहीं होगा। तो किसी गतिविधि में बच्चों को संलग्न रखने का, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, ये नहीं किया जा रहा है इसमें, ये सबसे अनुपयुक्त है। अगला प्रश्न है बोझ रहित अधिगम को सर्वप्रथम किसमें अवधान मिला? बोझ रहित अधिगम के बारे में सर्वप्रथम कहाँ कहा गया? तो वो कहा गया है यशपाल समिति 1993 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। इसको आप ध्यान रखिएगा, बोझ रहित अधिगम के बारे में यशपाल समिति में कहा गया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा।
प्रश्न 18 है, प्राथमिक कक्षा के गणित में पैटर्न टाइलिंग टेसिलेशन की गतिविधि को शामिल करने की क्या प्रासंगिकता है? यह बच्चों को मनोरंजन करता है? नहीं। उच्च स्तरीय गणित के बारे में? नहीं, ये भी नहीं होगा। यह अधिगमकर्ता को अनुपात एवं समानुपात? ये भी नहीं होगा। यह अधिगमकर्ता में समतल पृष्ठों के क्षेत्रफल के उदाहरण को समझाने में मदद करता है? बिल्कुल, ये यही करेगा। अनुपात समानुपात की बात हो रही नहीं, परिकलन और उच्च स्तरीय की बात हो भी नहीं सकती, और मनोरंजन के बारे में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। वैन हीले के ज्यामितीय चिंतन के स्तर के अनुसार विद्यार्थी किस स्तर पर वर्गों को नियमित चतुर्भुज के रूप में पहचानने में सक्षम होंगे? तो मतलब इसमें किस स्तर पर बच्चे जो हैं वर्ग को चतुर्भुज से रिलेशन बना पाते हैं? तो रिलेशन किस में होता है? लेबल, इसमें इनफॉर्मल डिडक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेशनशिप भी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें होगा। लेबल 0 में क्या होता है कि बच्चे आकृतियों के आधार पर वर्गीकरण कर पाते हैं उनको देख कर, और लेबल 1 में क्या होता है कि गुणों के आधार पर अंतर बता लेते हैं, और लेकिन जो लेबल 2 होता है अनौपचारिक निगमन या रिलेशनशिप, उसमें समानता के आधार पर बच्चे संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 20, निम्नलिखित में से किस पर प्राथमिक स्तर की गणित पाठ्यचर्या में सबसे अधिक बल दिया गया? औपचारिक समस्या समाधान पे, जिज्ञासा के पोषण पे, मौखिक अधिगम पे, या उत्पाद अभिमुख अधिगम पे? उत्पाद अधिगम अभिमुख पे थोड़ी ना दिया गया, ओरल लर्निंग पे नहीं दिया गया, ना ही औपचारिक समस्या। उनके जिज्ञासाओं को पोषण करने का बारे में प्राथमिक स्तर पर कहा गया है कि उनके जिज्ञासाओं की पूर्ति की जाए, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। एक व्यक्ति गणित का उत्तम शिक्षक बनना चाहता है। एक उत्तम गणित शिक्षक बनने के लिए उसमें क्या होना चाहिए? अल्प समय में समस्याओं को हल करने की क्षमता होनी चाहिए, संख्या पद्धति, बीजगणित एवं ज्यामिति का अच्छा ज्ञान हो, अवधारणात्मक ज्ञान एवं गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने की क्षमता, या केवल गणित के सूत्रों और तथ्यों का ज्ञान हो? नहीं, उसके पास क्या होना चाहिए अच्छा टीचर बनने के लिए? अवधारणात्मक ज्ञान होना चाहिए और गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ पाए, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन कलन विधि के लिए सही हैं? कलन विधि को हाल ही में कंप्यूटर के विकास के बाद विकसित किया गया? नहीं, कलन विधि हमेशा से बहुत पहले से चल रही है, ऑप्शन ए गलत है। ऑप्शन बी, इसमें तार्किक क्रम से निर्देश के चरण दर चरण के समुच्चय, बिल्कुल कलन विधि में जो होता है एल्गोरिथम में चरण दर चरण मतलब स्टेप बाई स्टेप समुच्चय को सॉल्व किया जाता है। जब हम कलन विधि को उपयोग करते हैं तो हम समस्याओं को छोटे छोटे चरणों में तोड़ देते हैं, बिल्कुल बी और सी एक ही तरह की बात करें। यह गहन निर्देश का असंख्य अनुक्रम है जो ठेठ रूप से विशेष समस्याओं को वर्गों को हल करने के लिए उपयोग किया जाता नहीं। इसमें कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? बी और सी। चलिए देखते हैं बी और सी कौन किस में है। हाँ, तो ए में ए बी है, बी में बी सी है, सी में ए बी डी और डी में बी सी डी, तो ऑप्शन नंबर 20 इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा घटक विद्यार्थियों में गणित के भय को बढ़ाने में योगदान नहीं करता है? तो गणित के भय को कौन नहीं बढ़ाता है? परीक्षा प्रणाली बढ़ाती है, गणित का अमूर्त स्वरूप बढ़ाता है, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, या मानक प्रक्रियाओं पर? तो जो गणित के बारे में क्या नहीं बढ़ाता है वो डर, जेंडर संबंधी विशिष्ट क्षमताएं, उससे गणित के डर से क्या मतलब है? जेंडर स्पेसिफिक एबिलिटीज से, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। निपुण भारत दस्तावेज के अनुसार आधारभूत स्तर पर बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण गणितीय कौशल आवश्यक है? अवलोकन करना बिल्कुल, तर्क करना बिल्कुल, दृश्यीकरण भी आवश्यक है और संप्रेषण भी। अमूर्त विचार नहीं है, तो ई वाला नहीं होगा, बाकी सब होंगे। देखते हैं ए बी ई नहीं, ई नहीं होगा, ए डी और ई, बी और ई नहीं, ई वाले नहीं होंगे, मैंने बताया तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ए बी सी डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि अमूर्त विचार के बारे में निपुण भारत नहीं बताते, क्योंकि ये बुनियादी शिक्षा से संबंधित है। प्राथमिक शिक्षा भी गणित और संक्रियाओं का ज्ञान। प्रश्न 25 है, संख्या बोध के विकास के लिए सबिटाइजेशन एक महत्वपूर्ण पहलू है। सबिटाइजेशन का क्या अर्थ है? सबिटाइजेशन का क्या अर्थ होता है? वस्तुओं की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए दिए गए समुच्चयों में वस्तुओं को गिनना, या संपलाव गिनती या स्किप गिनती में स्किप कर देना, मतलब एक गिनती दो गिनती छोड़ देना। समानता शीघ्रता से देख के एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या ज्ञात करना, या वस्तुओं की मिलती जुलती विशेषताओं के आधार पर भिन्न समूह। तो सबिटाइजेशन क्या होता है कि शीघ्रता से देख कर ही एक समुच्चय में वस्तुओं की संख्या बता देना, देख कर बता देना कि ये 5 आम है या 10 आम है, तो वही है सबिटाइजेशन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणित में परियोजना कार्य का उद्देश्य नहीं है? गणित में परियोजना कार्य का कौन सा उद्देश्य नहीं है? बच्चों को अर्थपूर्ण रूप से सामूहिक कार्य में संलग्न करना, बच्चों की अवधारणात्मक समझों को आंकना, बच्चों को घर पर उनके खाली समय का उपयोग करना, या अवधारणा के वास्तविक जीवन का अनुप्रयोग समझना। तो कौन सा नहीं है? ये नहीं है। बच्चों का घर पर उनके खाली समय का उपयोग करना ये नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। नहीं पूछा तो नहीं का आंसर नहीं होगा। प्रश्न 27 है, प्राथमिक स्तर पर प्रतिरूप पहचान और पूर्वानुमान पर विशेष बल दिया जाना चाहिए, क्योंकि एट प्राइमरी स्टेज अ लॉट ऑफ एम्फेसिस शुड बी गिवन टू पैटर्न रिकॉग्निशन एंड प्रिडिक्शन बिकॉज
ऐसे अभ्यास गणित में विवेचन कौशल का प्रोत्साहित करते हैं, बच्चों को सृजन कलम व्यस्त रखते हैं, या बच्चों को प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए तैयार करते हैं, या पैटर्न को सीखना आसान होता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि ऐसे अभ्यास जो होते हैं गणित में विवेचन कौशल को प्रोत्साहित करते हैं, ये रीजनिंग स्किल को बढ़ाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय चिंतन और अभिकलनीय कंप्यूटेशनल चिंतन के बारे में सही नहीं है? अभिकलनीय चिंतन जो होता है गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक सीमित है। दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिथम डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं भी शामिल है। गणितीय चिंतन और अभिकलनीय चिंतन अमूर्त विचारों के साथ काम करने की क्षमता में सहायक हो सकते हैं। तो ये सही है। ये दोनों विधियों में अपघटन और एल्गोरिथम डिजाइन जैसी प्रक्रियाएं शामिल, बिल्कुल। दोनों समस्या समाधान के तरीके हैं। कौन सा इसमें नहीं पूछ रहा था? नहीं कौन सा है कि ये जो है ये गणितीय घटकों के साथ गणित में समस्या को हल करने तक ही सीमित नहीं है। कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो होती है कंप्यूटर से संबंधित, वह केवल गणितीय घटकों या गणित की समस्याओं का हल करने तक सीमित है? नहीं, ऐसा नहीं है, वो बहुत काम कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए प्रश्न 29 देखते हैं। प्रश्न 29 है, निर्देश के द्वारा अधिगम की प्रगति को आंकने के लिए गणित शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से किस आकलन विधि का उपयोग होता है? तो प्रगति अगर हमें अधिगम की आंकना है, मतलब अधिगम के दौरान ही क्या हो रहा है वो देखना है, तो इसको कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? फॉर्मेटिव असेसमेंट। इसकी ट्रिक हमारे शॉर्ट्स में भी पड़ी, तो इसको देख लीजिएगा। समेटेटिव असेसमेंट क्या होता है? जो किसी कार्य के लास्ट में देखा जाता है कि कार्य कितने अच्छे से किया गया, मतलब जो लास्ट में वर्षांत परीक्षाएं होती हैं वह समेटेटिव असेसमेंट का रूप है। और इसमें और एक निदानात्मक आकलन क्या होता है कि बच्चों में क्या कमियां हैं, उन कमियों को पहचानने के लिए निदानात्मक आकलन किया जाता है तथा उस कमियों को पूरी करने के लिए उपचारात्मक विधि का अपनाया जाता है। प्रश्न 30 है कि जब कक्षा 5 के विद्यार्थियों में से दो भिन्न 3/4 और 2/4 को जोड़ने के लिए कहा गया, तब कई विद्यार्थियों ने उन्हें निम्नलिखित प्रकार से जोड़ा। 4-5 डिनोमिनेटर को 9 कर दिया और न्यूमरेटर को 5 कर दिया। त्रुटि सुधारने के लिए गणित के एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थी को किस प्रकार समर्थन करेंगे? समान समस्याओं को एक कार्यपरक विद्यार्थियों को अभ्यास देकर नहीं, विद्यार्थियों को अपने उन सहपाठी से उत्तर नकल करना, बिल्कुल नकल करने नहीं करना है हमें, दोनों गलत हो गया। भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर ये समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जाता है, या श्यामपट्ट पर प्रश्न को हल करने की कलन विधि को पुनः समझाना और नकल करने के लिए कहना। तो ये नकल करने के लिए हमें कभी नहीं कहना है। A-C-D गलत हो गया, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? भिन्नों को कागज के वृत्ताकार कटआउट द्वारा दर्शाकर ये समझाना कि उन्हें कैसे जोड़ा जा सकता है। तो आज के 30 क्वेश्चन का सेशन समाप्त हो गया है। तो अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।